एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारी स्टूडेंट अनु एंड शी हैज क्वालिफाइड सीएसआर नेट लाइफ साइंस। सो लेट्स नो हर जर्नी। क्या प्रिपरेशन उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप ले सकते हो एंड आप ऐड कर सकते हैं रूटीन के अंदर। तो लेट्स वेलकम हर। हाय अनु, हाउ आर यू डूइंग? Hello, ma'am. Fine. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रिजल्ट। प्लीज टेल मी आपका रिजल्ट क्या आया है, रैंक क्या आई है? Thank you, ma'am. Thank you so much. I have qualified LS with All India rank 32. My percentile is 98.5 something. ओके ओके, सो बहुत बहुत अच्छा। आई थिंक टॉप 2% में आना बहुत बड़ी बात है एंड यू हैव अचीव दैट। सो अ बिग कांग्रेचुलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी कि ये रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी ये रिजल्ट? एक्सपेक्टेड तो था मैम, बहुत प्रिपरेशन किया था, बहुत टाइम डिवोट करा था, बट थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई something very good. So you want to try for JRF as well? Yes. Okay, okay, great. So बहुत ही अच्छी बात है एंड एम रखा आपने उसको अचीव भी किया है, सो दैट्स अ बिग थिंग। सो प्लीज टेल मी कि सीएसआर के अलावा आपने और कोई एग्जाम टारगेट किया था रिसेंटली? यस मैम, फैब में गेट एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने टारगेट किया था, वो भी क्वालिफाई हुआ है। ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छा, लाइक यू हैव क्वालिफाइड 2 बिग एग्जाम्स दिस ईयर एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको जेआरएफ जो चाहिए है, अगर आप अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो डेफिनेटली आप यस मैम, वो भी मैं इसी ईयर में अचीव कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस अपना भी डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे। सो टेल मी कि व्हाई यू चोज दिस एग्जाम ओनली? आपको क्यों सीएसआर नेट की एग्जाम क्वालिफाई करनी है? व्हाट अबाउट अदर एग्जाम्स? कुछ स्पेशल रीजन? एक्चुअली मैम, मेरी मॉम टीचर हैं, स्कूल में टीचर है वो, तो मेरा सपना थोड़ा उनसे बड़ा था कि मुझे कॉलेज में टीचर बनना है, हमेशा से ही था। तो उसके लिए नेट एक प्राइमरी था कि इसको क्वालिफाई करना ही है। तो बस उसी लाइन में चलते हुए कि तो अभी कर दिया तो अभी अच्छा लग रहा है, बट अब कुछ और करना है तो फिर जेआरएफ भी करना है। ओके, डेफिनेटली। तो आप पीएचडी भी कर लोगे एंड देन डेफिनेटली आपका जो भी एम है टू टीच एट अ कॉलेज बिल्कुल हो जाएगा। एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जाम? को पता कैसे चला इस एग्जाम के बारे में, होती है क्या है? कॉलेज में थोड़ा बहुत टीचर्स बताते थे कि ऐसे ऐसे है, फिर बाद में थोड़ा फ्रेंड्स के थ्रू और पता चला कि ऐसे होता है, तो सोचा कि हाँ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मेरा कोचिंग लेने का मन नहीं था, मुझे लगा मैं अपने आप से करूंगी, बट दैट टाइम नहीं हुआ। सो फिर मैंने काफी रिसर्च किया कि कहाँ से कोचिंग ली जाए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, काफी रिव्यूज भी पढ़े। फर्स्टली तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, तो मुझे लगा कि नहीं, घर पे ही बैठ के पढ़ना है। तो मुझे आईएफएस अच्छा लगा। मैंने जिस दिन से मैंने मतलब फर्स्ट क्लास ली थी, मुझे लगा था कि हाँ मेरा डिसीजन जो था वो एकदम सही था, और अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो प्लीज टेल मी कि क्या डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स दे ट्राई फॉर सेल्फ प्रिपरेशन एंड वी ऑलवेज से कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट, मतलब मुझे कुछ फायदे पता है, बट सिंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ, आपने दोनों एक्सपीरियंस किया है, तो टेल मी एट योर लेवल कि क्या डिफरेंस आता है जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो और जब आप एक क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो क्या डिफरेंस आएगा पढ़ाई में? मुझे जो लगा मैम, बेसिकली क्योंकि जिस लेवल पे हमें जाके पढ़ना पड़ता है नेट के लिए, वो इतना ह्यूज चीजें हैं, इट्स लाइक वो एक समुंदर जैसा है। लेकिन हमें नहीं पता होगा कि हमें उसमें से क्या चाहिए होता है, क्या एक्चुअली में एग्जाम में आ रहा है। तो टीचर्स हमको एक्चुअली वो देते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी इतना नहीं होता कि हम लोग पढ़ते जाएं। उसके सिवा हमको प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन करना होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो वो जो टाइम सेविंग होता है, और वो जो, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट में आप इतने पीछे चले जाते हो कि कितने बच्चे आपसे कम्पीट करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप करना चाहते हो उतना जल्दी आपको कर लेना चाहिए। कोचिंग इज द बेस्ट वे। यस, तो आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना समंदर जितना सिलेबस है, पर आपको कितना उसमें से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये डिफरेंस आपको समझाता है एक इंस्टीट्यूट, बिकॉज एजुकेटर्स नो वेरी वेल, उनको इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो दे नो कि क्या पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको सब चीजें। क्यूबे का इतना मोटा बुक है मैम, अगर आप पढ़ोगे तो शायद साल भर में पूरा नहीं कर पाओगे इम्यूनोलॉजी, बट सर ने जस्ट एक कॉपी में उसको समराइज कर दिया था, और
मुझे लगता है कि मेरे एक भी क्वेश्चन कभी वहां से गलत तो हुआ होगा। एग्जैक्टली हमें विशाल सर जितना कराते हैं जी विशाल सर वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं, मुझे आपके बहुत क्वेश्चन उसी बुक से उठ के आएंगे, उसके बाहर का कुछ जी नहीं आएगा। वो कॉपी मेरे लिए ऐसी हो गई है कि बस मैं उसको हमेशा अपने पास रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सो डेफिनेटली। और जैसे कि आपने बताया मुझे कि यस मैम, एक सिलेबस के प्रिपरेशन में आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो जी जी मैम, और भी मैंने एग्जाम से जी। गेट के लिए कहीं से कुछ और नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, जो मेरे नोट्स से खाली मैंने उनको रिवाइज करा, बस और कुछ नहीं करा। बिल्कुल। तो बच्चों जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि आईसीएमआर है, डीबीटी है, जितने भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम में थोड़े बहुत प्लस माइनस तो होंगे। गेट है तो आपको केमिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ा होगा मैम। हाँ मैंने केमिस्ट्री को स्किप कर दिया था, फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया। मैं फिर केमिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं था। आई थिंक आपको इतना अच्छा था पार्ट लाइक हाँ सिर्फ मेरा जूलॉजी और बॉटनी में ही मैंने क्वालिफाई कर दिया था। ओके दैट्स ग्रेट डेफिनेटली। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना है आपको कि जितना बेटर आपका प्रिपरेशन रहेगा अभी, और एक बार पढ़ो, अच्छी से पढ़ लो, एंड मुझे लगता है कि सारे साल के एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाता है कि आप प्रिपरेशन कर लो। सो प्लीज टेल मी अनु कि बीइंग अ जूलॉजी स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि सीएसआर के जो भी 13 यूनिट्स है, स्ट्रेंथ क्या थी आपकी, वीकनेस क्या थी आपकी? जूलॉजी का कुछ फायदा होता है इसमें? इसमें फायदा तो होता है, काफी फायदा होता है। स्ट्रेंथ तो यही था कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरा 30 यूनिट्स पढ़ूंगी, बट वो उतना हो नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मेमोराइज वाली होती है वो मेरी तरफ से कम है, मैं उतना मेमोराइज नहीं कर सकती चीजों को, बट जो अप्लाई है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको सीखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सी पार्ट आता है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका मतलब आपका पेपर ही क्लियर है। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दिया। सो यस, तो आई थिंक पार्ट सी ऐसा है कि अगर आपको जब तक समझा नहीं तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पार्ट बी इज काइंड ऑफ मेमोराइजिंग वन, कि आपको लर्न करना है, पता है तो आंसर या फिर नहीं कर पाओगे। पार्ट सी इज कम्प्लीटली जितना आपको समझा है, ऑन दैट बेसिस आपको चीज अप्लाई करनी पड़ेगी उस नॉलेज को। और पार्ट ए के लिए तो मैंने कुछ नहीं करा, बस कैलाश सर जो 3 घंटे का एक वीडियो बनाए थे जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले, मैंने वो बस स्टेबल माइंड से उसको देखा था, एंड लिटरली मेरे 5 से 6 क्वेश्चन ठीक हुए और मैंने कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली पता है अनु, बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम पार्ट हम छोड़ देते क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। मैं बोलती नहीं, 20 में से मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है, जस्ट रीड करो, और वो वही होता है जो अपने स्कूल में पढ़ा होता है। परसेंटेज है, नंबर सीरीज फॉर्मेशन है, प्लस माइनस। तो अगर आपको थोड़ा भी आपको बेसिक्स पता है, हम यही बोलते हैं कि आप पूरा मत पढ़ो लगे तो, बट जस्ट यूट्यूब सेशंस देखो, ऐसे खाना खाते खाते लगा लिया, पीछे सुन लो कम से कम एटलीस्ट, तो आपको थोड़ा बहुत पता रहता है कि कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना है। बिकॉज एप्टीट्यूड ऐसे कि आप सारे 20 के 20 में से आई थिंक 10 तो सॉल्व कर लोगे, बट कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, पर आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना ताकि पार्ट्स को आप ज्यादा टाइम दे सको। ओके, एंड टेल मी आपका फेवरेट यूनिट कौन सा था? जो 30 यूनिट्स हमारे, इसमें सबको क्या पढ़ना बहुत पसंद है? मेरे को विशाल सर ने डेवलपमेंट बायो पढ़ाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो आज भी एक टिप्स पे याद है। ओके, तो आपने पढ़ा था इसके पहले? आई थिंक जूलॉजी में आपको आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी? हाँ थोड़ा बहुत आता था, बट जितना डीप सर ने पढ़ाया उतना तो नहीं आता था। उतना नहीं होगा। ओके, तो ये आई थिंक जूलॉजी वालों को एनिमल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल ये उनको ज्यादा पसंद आता है। और आपको कौन सा था जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, या फिर लगता था ये स्किप किया जाए या नहीं पढ़ सकते हैं? मुझे टेक्सोनॉमी थोड़ा सा लगता था, क्योंकि उसको बहुत याद करना पड़ता है। डाइवर्सिटी वाला यूनिट? डाइवर्सिटी। ओके, एंड हमारे पास जो पूरे 30 यूनिट्स है, आपने पूरे प्रिपेयर किए थे फिर आपने उसमें से कुछ सिलेक्टिवली पढ़ा था? नहीं, मैंने कोशिश की थी कि मैं सब पढूं, फिर भी अगर कुछ टॉपिक मुझे ऐसे लगते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो वो मैं छोड़ देती थी। बाकी मैंने पूरा यूनिट कभी नहीं छोड़ा, मैं कुछ ना कुछ पक्का उठाती थी हर यूनिट में। ये बहुत अच्छा है, बिकॉज होता ये है ना कि आई थिंक मुझे लगता है कि अपने जो 13 यूनिट्स है उसमें से सब कनेक्टेड है आपस में। अगर आपको एक ही समझ में आई है, आपको सिग्नलिंग पता है, तो डेवलपमेंटल में काम आता है वो आपको सेल बायोलॉजी में काम आने वाला है, बिकॉज क्लाद्रिन यहाँ पढ़ते हो वहां पढ़ते हो। वही आपको टेक्निक्स, बिकॉज आई थिंक अप्लाइड और टेक्निक 2 ऐसे यूनिट्स है जो आपका पूरा समरी है कि आपको अगर मेम्ब्रेन समझा है तो आप आगे का माइक्रोस्कोपी हैंडल कर पाओगे। तो बिल्कुल सारी कंटेंट, ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। जो नहीं आता है स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोलूंगी बायोकेमिस्ट्री में एक थर्मोडायनामिक्स भी कर लो, बिकॉज डिफिकल्ट है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट इजी वाले पोर्शन तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो कि आप अपने लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सको। बिल्कुल स्किप करना नहीं चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो आप उसमें से पिक करो, हो सकता है उसी में से एक 4 मार्कर आ जाए और
और ऐसे एक क्वेश्चन भी आपका ऊपर नीचे हो गया था तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। यस, ऐसे होता है। मतलब मुझे भी याद है, लाइक जब मैंने एग्जाम दिया था बायोकेमिस्ट्री में, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी सॉल्व, बट एग्जाम में उसमें से इतने इजी क्वेश्चन थे कि मैं 3 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के सॉल्व किए थे पार्ट सी में। नहीं मैम, जो कैलाश सर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा मुझे लगता है उसका बायोकेमिस्ट्री का वीक हो पाएगा। यस, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लिटरली वो बहुत Yes. अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैंने भी सर से लाइव क्लासेस लिए थे, तो मुझे अच्छे से याद है सारे सेशंस हमारे। तो मुझे मजा आता था बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में। पहले बहुत डर था, वो काफी हद तक वो डर अपना दूर हुआ था, बट स्टिल थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा मुझे लगता था रिस्क हो सकता है मेरे लेवल पे, तो मैंने उसको कभी हाथ नहीं लगाया। बट एंजाइम्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो तो हमने काफी मेटाबॉलिज्म वाला पूरा चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर से पढ़ के हमको हर एक बॉन्ड का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। सर इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कार्बन के सारी चीजें हमको समझ में आ जाती है। बहुत अच्छा। एंड टेल मी अबाउट द स्केड्यूल। आपका स्केड्यूल क्या रहता था? आप जब प्रिपेयर करते थे तो आप कितना घंटा किसको देते थे? एक्चुअली मैम, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैं घर पे उतना थोड़ा चीजें थी नहीं, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। तो मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी। पहला जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें मैं क्लास लेती थी, फिर ब्रेक के बाद मैं चीजों को रिवाइज करती थी, और जो भी मैं क्लास लेती थी एवरी डे मैं उसका छोटा सा शॉर्ट नोट बनाती थी, और आपकी तरफ से क्विज मिलता था, मतलब हर एक लेक्चर का मेरे को क्विज मिलता था, तो मैं वो डेली क्विज पूरा कंप्लीट करके ही उसको फिनिश करती थी। ओके, तो आपका डेली मतलब था कि कोई नया कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो आप क्लास में, उसको रिवाइज कर रहे हो एंड उसका पेपर सॉल्व कर, तो आपका एक दिन में कम से कम उतना पार्ट तो प्रिपेयर हो रहा था। हाँ यस मैम, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। जब सिलेबस खत्म हो गया था तब मैं 2-3 यूनिट्स को साथ लेके पढ़ती थी कि मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री हो गया, लंच में फिर आपका प्लांट टीजी हो गया, उसके बाद शाम को इवोल्यूशन हो गया, तो एटलीस्ट 2-3 यूनिट को साथ में बैठ के पढ़ती थी। और लास्ट में मैंने एवरीडे एक मॉक तो दिया है एटलीस्ट 15 डेज तक कंटिन्यू। ओके ओके, ग्रेट। सो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी आपकी कि उस दिन का पढ़ा उस दिन खत्म कर दो। कभी अगर कुछ बैकलॉग रहता था तो वो टेंशन आता है, फिर उस चक्कर में आगे का कंटिन्यू नहीं हो पाता, लाइव क्लास मिस होती है, डाउट्स नहीं हो पाते। तो इट्स गुड कि आप ऑन द सेम डे सब उसको करके रख दो। अगर कोई डाउट होता था तो नेक्स्ट क्लास में ही फिर हम सर से पूछ लेते थे कि यस, डाउट है। तो बहुत अच्छी आपकी डेली प्लानिंग थी कि प्रिपेयर करो, रिविजन करो। कितना इम्पोर्टेंट है रिविजन करना? लगता है आपको रिविजन बच्चे ने डेली करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है कि अगर रिवीजन ही कहीं करेंगे तो फिर भूल ही जाएंगे कि 3 दिन 4 दिन पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि बहुत ह्यूज चीजें हैं। तो रिवीजन से तो चीजें बहुत अच्छा होती हैं। इवन लास्ट 1 महीने तो मैंने सिर्फ रिवीजन ही करा है, रिवीजन मॉक बस, और कुछ नहीं। तो मैंने पीवाईक्यू को बहुत बार सॉल्व करा है। एक्चुअली एक बार सॉल्व कर लेते तो आंसर पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको सेकेंडली ही सॉल्व किया है कि अगर इसको मॉडिफाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। खुद ही आप मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हो। यस मैम, या फिर इसमें से और क्या बन सकता है। जी जी, सेकंड टाइम आप खुद ही मॉडिफाई करोगे, अच्छे से ये पूछा तो क्या। तो मैंने 2-3 टाइम्स उनको मतलब पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कैसे करते थे, कितना करते थे, कितना टाइम दिया है आपने? मैंने बोला कि डेली बेसिस पे मैं डेली क्या करती थी, जो भी मेरे को प्रैक्टिस मिलते थे 10-15 क्वेश्चन डेली। देन मॉक टेस्ट मैंने लास्ट ईयर दिए हैं सारे, और पीवाईक्यूज मैंने वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का किया तो बायोकेमिस्ट्री मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, और मैंने मेटाबॉलिज्म के सारे पीवाईक्यूज किए। फिर एंजाइम पढ़ा, एंजाइम के सारे पीवाईक्यूज किए। तो मैं इस तरह से करती थी। और आपने संडे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे सारे? जी मैंने ऑलमोस्ट सारे। तो उसका क्या फायदा होता है? व्हाट डू यू थिंक कि जो हम संडे टेस्ट लेते हैं, इतना पूरा फुल लेंथ बनाते हैं, वो कैसे फायदा करता है फाइनल एग्जाम में? वो एक तो जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको फील कराता है, क्योंकि वो फुल एग्जाम होता है और आपको वो करना ही होता है। तो वो जो प्रेशर बनता है उसको फील करना अच्छा होता है कि क्योंकि देना तो हमको एग्जाम ही है ना, फुल ही देना है, छोटे पेपर तो देने नहीं है। तो वो टाइमिंग का भी होता है कि हाँ इतने टाइमिंग में हमें ये वाला क्वेश्चन किया, तो टाइमिंग और वो जो प्रेशर मैनेज करना होता है वो बहुत अच्छा सिखाता है। बिल्कुल। तो आपके क्या क्या लर्निंग्स थे टेस्ट से? आपने क्या खुद की स्ट्रेटेजी में चेंज लाया था? कोई कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम मैनेजमेंट, तो क्या क्या सीखा था आपने टेस्ट से?
जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो वो मैंने रैंडम शुरू किया था कि पहले मैं ये करूंगी, पहले जैसे दिया सीक्वेंस में था वैसे ही, तो मेरा फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको सुधार करने की जरूरत है। तो फाइनली फिर मैं ये करने लगी थी कि मैं सीधा ही सी सेक्शन पे जंप करती थी। पहले सी सेक्शन कंप्लीट करती थी, फिर बी करती थी, फिर ए पे आती थी। ए का उतना प्रिपरेशन था ही नहीं। फिर जब लास्ट में सर का वीडियो देखा और बस एग्जाम में तो उसी से ही 5-6 क्वेश्चन निकल गए थे। तो बहुत बहुत मैटर करता है एग्जाम में, बिकॉज 0.5 से जब जाता है ना तो बहुत दुख होता है। पर जब एग्जाम में जब हम जाके पार्ट ए से जब लगता है कि 10 मार्क तो आई थिंक आपके आगे होंगे फिर आराम से। यस, तो बच्चों ध्यान रखो, पार्ट ए को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप पार्ट सी से डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे 100 मार्क 25 क्वेश्चन सॉल्व करके, बट आपको जो कुछ नहीं तो बस सर का वो वीडियो पक्का देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए एग्जाम से 2 दिन पहले। उससे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही लगता है कि हमको फोबिया होता है कि पता नहीं ये में क्या आएगा, क्योंकि जिसको पढ़ा नहीं होता उसको बहुत फोबिया होता है, तो वो फोबिया एटलीस्ट कम हो जाता है कि नहीं अच्छा ही आएगा, इजी ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बिकॉज यस, बीइंग अ बायोलॉजी हमको थोड़ा सा एप्टीट्यूड से डर लगता है कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। कभी तो स्कूल में किया था वर्ड प्रॉब्लम, अभी आएगा कि नहीं आएगा, बट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं नहीं बोल रही कि आप पूरे 15 करके आओ, पर कम से कम 5-6 तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट वही है कि आपको थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको टाइम दो तो आप डेफिनेटली वहां से कर लोगे। ओके, बट इस बार तो मैं पूरे 15 करके आऊंगी मैम। इट्स योर चॉइस, बट देखो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, पार्ट सी को पे अपने को फोकस करना है वहां से मेन। बट डेफिनेटली मुझे लगा 10 तो आप आराम से कर लो, अगर आपने पहले बार कर लिया है 10 तो। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मेंसुरेशन के होते हैं, ट्रेन एंड वो तो शायद फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आता है तो आता, नहीं तो आप स्किप उसको कर सकते हो। उसको मैम कॉमन सेंस बेस भी आ जाते हैं, मतलब एकदम एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे फॉर दिस। यस। और मुझे बताइए पार्ट बी से आप कितने क्वेश्चंस टारगेट करते थे हमेशा? पार्ट बी से मेरे लगभग 20 हो जाते थे, कभी 18 कभी 20, तो यही रेशियो रहता था 18-20। ओके, दैट वाज गुड देन। और मुझे बताओ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी ऐसे लगा कि बहुत डिप्रेशन में है या फिर हमको स्ट्रेस आ रहा है? कुछ आपके प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे हार्ड पॉइंट्स थे आपकी लाइफ में? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं था, बस जब मैंने सितंबर का एग्जाम दिया था और वो मेरा नहीं हुआ था तो मेरे को बहुत डिप्रेशन हुआ था। मतलब खुद को दोबारा से जोड़ के पढ़ना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन फिर लगा नहीं, करना है तो करना है। फिर खुद को फिर से गैदरिंग करके और बस फिर हो गया। फिर जब गेट क्वालिफाई हुआ तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं होगा, फिर से लगे तो सो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है मैम, अंदर से आना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन हम आपको कितना भी चीख चिल्ला के बता दे, बट जब तक आपको खुद से वो चीज फील नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी बात है अनु आपकी कि आपने उस फेलियर को एक पॉजिटिव वे में लिया कि अच्छा कोई बात नहीं, उसका नहीं हुआ तो क्या, बट मैं पूरे मेहनत से वापस से जाऊंगी। एंड गेट क्वालिफिकेशन आपने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही ना, इससे बच्चों को सीखना चाहिए कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो हमको आते हैं लाइफ में अपने को बहुत बूस्ट करते हैं। एग्जाम सॉल्व करते हुए इसी बात का ध्यान रखना कि शुरुआत में अगर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होता है। मैं हमेशा बोलती कि पार्ट सी से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अगर आपको पहले 1 घंटे में 15 क्वेश्चन भी मिल गए वहां से, तो आप में वो एक सेटिस्फैक्शन खुद से आ जाता है कि नहीं पेपर अपने कंट्रोल में है। बट अगर आपसे हो सकता है कि पहले 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी ना हुए, तो अगर आप तभी घबरा गए ना तो पूरा पेपर खराब हो सकता है। बट 75 में से तो 25 ढूंढने हैं, तो निराश नहीं होना। पहले 25 भी नहीं आया तो चलिए, बहुत पॉजिटिव बात है मैम। यस, सिर्फ 25 ढूंढने हैं, इतने बड़े पेपर में से सिर्फ 25 क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं, तो ये मिल जाते हैं मैम, मिल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि exactly. आपने जो कहा नन्नू मिल जाते हैं मैम, ये मुझे वही बोलता है जिस बच्चे ने उतनी प्रैक्टिस की होती है क्वेश्चंस की। जो प्रैक्टिस नहीं करता है ना, उनको टाइम लगेगा ढूंढने के लिए 25 क्वेश्चंस, पर जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी वो काफी आसानी से 25 क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने कितनी प्रैक्टिस की थी पार्ट सी की? व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप पार्ट सी को ज्यादा प्रैक्टिस करते हो? पार्ट सी में ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जो टॉपिक है वो तो रिपीट होता है ना, ऑब्वियसली टॉपिक तो सेम रहता है जी। तो मैं क्या करती थी, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करती थी पीवाईक्यू, उसको मैं टॉपिक लिख लेती थी कि इस वाले टॉपिक से इस वाले ईयर में यही क्वेश्चन आए हैं, और मैं उसी टॉपिक को, चाहे वो 20 होते 30 होते जितने भी टॉपिक बनते, मैं उनको 2 दिन में सारे टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करती थी क्वेश्चन के तरीके से। फिर मैं नेक्स्ट डे किसी और ईयर का पेपर उठाती थी, फिर टॉपिक लिखती थी और फिर उनको, तो मतलब ऐसे मेरे टॉपिक वाइज
जो क्वेश्चंस है वो रेडी हो जाते थे। यस, तो आई थिंक आपको एक तरीका मिल जाता है सॉल्व करने का जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो। आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर आपको सेम ग्राफिकल क्वेश्चन मिला तो आपको समझ जाएगा ऑलरेडी कि इस हाँ इसमें हाँ मुझे बिल्कुल, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे फ्लावर मॉडल है, सेल साइकिल है, वहां से हमेशा पूछ आता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस उतनी की होगी तो आपको पता है पेडिग्री को सॉल्व करने का तरीका होता है कि एलिमिनेशन करो जितना जल्दी हो सके। यानी बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगा, बिना प्रैक्टिस के पेडिग्री को 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने, बट अगर प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस, तो बहुत बढ़िया कि आपने बहुत डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन किया। यू मेंटेन द पेस, यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। कुछ ड्रॉबैक्स हुए लाइफ में, दैट इज परफेक्टली फाइन। आपने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो मुझे करना है। और आप में आज जो जोश है ना कि इस बार गया मैम एलएस कोई नहीं, मैं जेआरएफ लाऊंगी नेक्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि स्टिल यू आर दैट मच डेडिकेटेड कि जेआरएफ तो लानी है, पीएचडी तो मुझे जेआरएफ लेके करूंगी मैं। सो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम हम पक्का इंटरव्यू करेंगे एक अच्छी रैंक के साथ। पक्का 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 हम जेआरएफ के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे। और आप मुझे विश्वास है कि आप उस टाइम मुझे कुछ नए टिप्स दोगे। मैम बच्चों को बोलो ये ना करे, ये करे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लाना है जेआरएफ। तो डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक और बताओ कि बहुत बच्चे आजकल ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सोशल मीडिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी? नहीं मैम, मेरा फोकस बस यही था कि मेरे को ये था कि बस करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मेरे को इतना सच मतलब होता है, आप 2 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद आप थोड़ी बहुत 10-15 मिनट फोन यूज करो, आप कुछ भी चलाना है चलाओ, लेकिन फिर आप उसको रख दो एक टाइमिंग सेट करके, फिर आप 2 घंटे फिर पढ़ाई करो, फिर आप 10-15 मिनट एक ब्रेक ले लो। तो ये तो चल जाता है, लेकिन 2-2 घंटे आप फोन पे स्पेंड करो वो शायद नहीं चलता है। तो वो आपको देखना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इट्स गुड कि आप में इतनी मैच्योरिटी है कि आप में वो सेल्फ कंट्रोल है, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों में अक्सर नहीं होता है, बच्चे ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक पॉप आया नोटिफिकेशन का कि पूरी पढ़ाई का, फिर ध्यान रखा किसका मैसेज है, क्या है, वो चला जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, अगर आपने तरीके से दिया टाइम प्रिपरेशन को, एक बार अटेम्प्ट में निकाल लिया तो बहुत ही आप अच्छे से आगे का आपका जो भी पीएचडी वगैरह बिल्कुल सही टाइम पे हो जाएगी सारी चीजें। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो शायद फिर उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि अभी इतने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, एंड सबको चाहिए है, सब में वो भूख है। हम देखते हैं जब हम बात करते हैं, कभी एक हाथ पे लेक्चर कैंसिल हो जाए तो स्टूडेंट्स कंप्लेन कर देंगे कि लेक्चर क्यों नहीं हुआ है करके। हमको बंक करने में मजा आता है, वो कॉलेज में मजा आता है बंक करने में, यार चलो बंक करो, तो यहाँ पे कोई खुश नहीं होता लेक्चर कभी कैंसिल होता है, तो बिकॉज दे वांट टू स्टडी, सो हंगर इतना है स्टूडेंट्स, तो प्लीज फोकस एंड पढ़ाई करो बहुत अच्छी से। हंगर है ना कि हम अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद भी ऑनलाइन क्लास लेना, लाइक और आपने पूरी फैमिली मैनेज की है, उसके साथ प्रिपरेशन, लाइब्रेरी, तो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने सब मैनेज किया है एक साथ में, एंड बहुत ग्रेसफुली मैनेज किया है विद सो मच पॉजिटिविटी। तो आई थिंक आपके जो किड्स है दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू कि कितना कुछ आपने किया है, एंड काफी स्मूथली किया है विदाउट एनी कंप्लेन। आप सारी बातें बता रही, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो टेल मी, आपको किस किस को थैंक्स बोलना, हु वाज बिहाइंड द सक्सेस फॉर दिस विथ यू? फर्स्टली मैम, आईएफएस टीम, कैलाश सर, विशाल सर, प्रियांशु सर, मैं उनको मतलब मेरा ये ड्रीम था कि कभी मैं उनको ऐसे थैंक यू बोल पाऊँ। मैंने उनको फेसबुक पे जाके बोला, मुझे नहीं पता वो मेरा मैसेज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने उनको जाके बोला कि सर थैंक यू। बट पर्सनली मैं आज आपको बोल रही हूँ, मैं उन सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली है जिन्होंने सपोर्ट करा, मैम सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। ओके, ग्रेट, थैंक यू। एंड लास्टली, एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड, जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ आप उनको बोलना चाहोगे? मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर वो आईएफएस पे ट्रस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट एक अच्छी जगह पे है और दे कैन कीप इट। ओके, ग्रेट। सो बिल्कुल स्टूडेंट्स, ट्रस्ट द फैकल्टीज, दे नो वेरी वेल, इतने साल से उनके पास एक्सपीरियंस है, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक एजुकेटर को फॉलो करो, आप रिसोर्सेज चेंज करोगे तो आप में कंफ्यूजन होगा और सिलेबस आपका ही लेंथी होगा। क्लासेस लो, नोट्स बनाओ, उससे बाहर मत जाओ, ऐप के अंदर जो है बस उसी में रहो, तो मुझे लगता है आपका हो जाएगा। उसके क्वेश्चन सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग, बस आप ऐप से बाहर मत जाओ, आप रोज ऐप खोलो, पढ़ाई करो और बस, और कुछ सोचो ही मत। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अनु फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ आपसे बात करके। हमें लगता है
मे बी आफ्टर मैरिज करियर इज ओवर या कुछ, बट नहीं, यू केप्ट दैट एंड आप में अभी भी वो हंगर है कि नहीं JRF भी करनी है, PhD भी करना है, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अब भी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम। मैं आपका मैसेज पहुंचाऊंगी सर तक कि सर थैंक यू सो मच डेफिनेटली। चलिए, सो सी यू ऑल स्टूडेंट्स वेरी सून एंड आई थिंक आपको बहुत आज एक मोटिवेशन मिला है कि यू ऑल कैन डू इट एंड डेफिनेटली आप सारे कर लोगे। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग एवरीवन। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।